देखिए बस चाहूँगा कि बहुत अफसोसनाक है कि आज इंसानी लाशों पर आलमी सियासतें साधी जा रही हैं। नाजरीन आदाब, असर टाइम्स के प्रोग्राम पॉइंट्स की बात में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज जब कहीं दो मुल्कों में जंग होती है तो उसका असर सारी दुनिया पर पड़ता है और हर मुल्क मंदी और महंगाई की चपेट में आ जाता है। जंग किसी के हक में नहीं होती, जंग से सबका नुकसान होता है। जंग नहीं होनी चाहिए, मगर जंग हो रही है। जंग रुक क्यों नहीं रही है? जंग रोकी क्यों नहीं जा रही है? इन्हीं सवालों पर अपने स्टूडियो में अपने मेहमानों के साथ बात करेंगे। हमारे साथ हैं तरक्की पसंद शायर, अदीब और दानिश्वर जनाब अनवार अब्बास साहब और माहिर तारीखदान और तज्जियाकार जनाब सुलेमान अहमद साहब, जिनसे हम अपने प्रोग्राम पॉइंट की बात में बात करेंगे। तो आइए नाजरीन, हम पहले अपने मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं और सबसे पहला सवाल जनाब सुलेमान साहब से हम ये पूछना चाहेंगे कि मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग का दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है और ख़ासकर हमारे मुल्क पर इसका क्या असर पड़ेगा। मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन को इन सवालों के जवाब देने की ज़हमत गवारा करें। पिछले कुछ 100 सालों में जो भी बड़ी जंग हुई है उसका असर पूरी दुनिया पे हुआ है। वो जबकि पुरानी दुनिया बड़ी महदूद दुनिया थी, इंसुलेटेड दुनिया थी बाउंड्रीज में, आज की दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन गया है और सारी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी है। मिसाल के तौर पे कोई भी प्रोडक्ट हम ले लें, चाहे एक कार ले लें तो दुनिया में हर कार में स्टीयरिंग है, गियर बॉक्स है, वो इंडिया का बना होगा। बहुत सारे पार्ट हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो जापान कोरिया में बने होंगे, कुछ बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट है जो चाइना में बने होंगे। यानी कुछ कहीं बना है, कुछ कहीं बना है। कंजम्पशन भी हो रहा है। मोबाइल भी आप ले लिए तो इसमें 85% चाइनीज पार्ट है, लेकिन 15% पार्ट जो अमेरिकन है और जो दूसरी जगहों का है, इंडियन है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक ग्लोबल इकोनॉमी एक विलेज हो गई है। आज दुनिया की सारी प्राइसेस ग्लोबली डिसाइड होती है, सोने की हो, लोहे की हो, तेल की हो। और आज की इकोनॉमी की सबसे बड़ी जो खासियत है वो रफ्तार। उसकी वजह, एक तो वजह है टेलीकम्युनिकेशन, दूसरी वजह है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे आ जाते हैं तो ईंधन की बात आ जाती है। कोई भी ट्रांसपोर्ट, कोई भी ट्रांसफर ऑफ गुड्स बगैर ईंधन के नहीं होता है। बिल्कुल सही। सिर्फ ख्याल पे नहीं होता है। और ये जंग जिस खित्ते में चल रही है वो यूं समझ लिए कि दुनिया का ऑयल की फ्यूल टैंक है। वो पूरी दुनिया का फ्यूल टैंक है। तो वो पूरी दुनिया के मार्केट को असरअंदाज करता है। मिसाल के तौर पे आप यूँ समझ लीजिए कि आज एक हिंदुस्तान की इकोनॉमी, हम अपने मुल्क पे आ जाए पहले, सबसे तेज डेवलपमेंट करती हुई इकोनॉमी है हमारी, जिसके लिए हम लोग खुश भी होते हैं। और जंग में तेल रुक जाएगा। हाँ, इसलिए आप तो इकोनॉमी में जो डेवलपमेंट हो रहा है, आप इंफ्रा प्रोजेक्ट बहुत चल रहा है, पुल बन रहे हैं हिंदुस्तान में, हाईवे बन रहा है, बहुत कुछ बन रहा है। अगर एक प्रोजेक्ट हाईवे में पुल बन रहा है, कुछ बन रहा है, तो उसमें 40-45% कॉस्ट जो है फ्यूल कॉस्ट होती है। बहुत अच्छी। कितना माल आ रहा है, कितना माल जा रहा है, कितने डंपर चल रहे हैं, कितने मशीन चल रही है। जो जंगल में मशीन चल रही है वो बिजली से नहीं चल रही, वो डीजल से चल रही है। इसके मतलब ड्रिलिंग हो रही है। आप कहना चाहते हैं कि जो भी चीजें हैं वो फ्यूल से चल रही है। अगर जंग का असर फ्यूल के ऊपर। अगर अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल महंगा हो गया तो प्रोजेक्ट कॉस्ट महंगी हो जाएगी। बहुत सारे प्रोजेक्ट शेल्फ करने पड़ेंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट, तो जो प्रोजेक्ट शेल्फ करना पड़ेगा उनको मजीद लॉसेस हो जाएगा। और इस जंग में ऑयल को
ऑयल सप्लाई को रोकने की कई बार बात हुई। एक बार इजराइल ने धमकी दी कि हम पूरे ईरान की ऑयल फैसिलिटीज जला देंगे। ईरान ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो हम पूरे खत्ते की सारी ऑयल फैसिलिटीज जला देंगे। तो अगर सारी ऑयल फैसिलिटीज, और इसके अलावा जो गल्फ ऑफ हार्मूज है, पर्शियन गल्फ में स्टेट ऑफ हार्मूज है, वो 30 से 35% तेल वहां से पास होता है, ट्रेडेड ऑयल, पूरी दुनिया का ट्रेडेड ऑयल। ऐसे तो अमेरिका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन अमेरिका कंज्यूमर भी बहुत ज्यादा है। सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, ये सबसे जो तेल ट्रेड होता है वो 30-35% है। ईरान हमेशा ये कहता है कि अगर हम पे बात हुई तो हम गल्फ ऑफ हार्मोज का रास्ता रोक देंगे, स्टेट ऑफ हार्मोज को रोक देंगे। स्टेट ऑफ हार्मोज को डिफेंड करने के लिए अमेरिका ने बड़े भारी डिस्ट्रॉयर्स लगाए हैं, ये लगा, सब कुछ लगाया है। लेकिन ईरान ये भी कह चुका है कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो हम अपने ही टैंकर में तेल भर के एक्सप्लोर कर देंगे, पूरे इलाके में तेल जो है वो बहने लगेगा, पूरे स्टेट ऑफ हार्मोज के। और ये भी कहा है कि उसमें आग लगा देंगे या सिंक कर देंगे किसी जहाज को, उसमें आग लगा देंगे तो पानी के ऊपर जो तेल बहेगा और जलता हुआ तेल बहेगा तो कोई वो नहीं हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो जो आज 74 या 74.5 पे नाइमेक्स चल रहा है इतने टाइम, वो 140 और 148 पहुंच जाएगा, और 148 अगर पार किया तो $200 पहुंचना है। $200 या $148 भी पहुंचा तब आप समझ लिए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, उसका इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ेगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ये खाली इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं असर करेगा, ये इसका असर ये है कि अगर हम खाना भी खा रहे हैं और हम आलू खा रहे हैं खाली, तो आलू जो है वो आ रहा है इटावा से आने में अगर हम 20 रुपए किलो आलू खरीद रहे हैं तो उसमें 8 रुपए तो फ्यूल कॉस्ट है। तो अच्छा, अगर वो 8 का, अगर हम 8 का 16 रुपए ज्यादा असर पड़ेगा फ्यूल का। हिंदुस्तान को बहुत असर पड़ेगा, सबको असर पड़ेगा। देखिए का तो 85% जो है। एक बात समझ लीजिए, अगर सब लोग एक कुएं से पानी पी रहे हैं, वहां जहर मिल गया तो जो पानी पिएगा वो मरेगा। बहुत अच्छी बात है। तो हिंदुस्तान या कोई भी उससे बचेगा नहीं। इसके अलावा जो ग्लोबल शेयर बाजार है वो इतना, अगर ये इस स्टेप पे क्रूड हुआ तो वो इतनी तेज गिरेगा। और शेयर मार्केट में एक चीज रहती है कि जो पोजीशन रहती है, लोगों के पास पैसा उतना नहीं रहता, लेकिन लोगों को लगता है कि मार्केट बाजार तेज जा रही है तो लोग जिसे कहते हैं कि क्रेडिट पे ले लेते हैं, जिसे कहते हैं लिवरेज पोजीशन। ब्रोकर मजबूर हो जाएगा, बैंक मजबूर हो जाएंगे वो सारे शेयर जो लेवरेज पे है काटने के लिए। तो इतना बड़ा फॉल आएगा, इतना बड़ा फॉल आ सकता है कि बैलेंस ऑफ की बैंक्स को पेमेंट की प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, क्योंकि जब आदमी का इकोनॉमी से जब मार्केट गिरेगा और ये लोगों का ट्रस्ट खत्म होगा तो लोग चाहेंगे कैश विड्रॉ करना। जी। और बैंक को पेमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। साथ में फूड सप्लाई को पे बहुत असर अंदाज हो सकता है। सही। फूड सप्लाई पे गरीब का नुकसान होगा, खाली हिंदुस्तान के नहीं, तमाम के गरीब का नुकसान होगा। जब फूड महंगा बिकेगा तो जो पैसे वाला है वो तो खा लेगा, बिल्कुल वो 100 रुपए किलो आलू भी खा लेगा। सही। लेकिन जो मजदूर है वो नहीं खा पाएगा। दूसरी चीज है कि जो मजदूर जिस इंफ्रा प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा, उसको लौट के घर आना पड़ेगा। वाह, बिल्कुल सही। और जो रेल चल रही डीजल से वो भी रुक जाएगी, वो कैसे पहुंचेगा। तो जो दिक्कतें हैं वो थोड़ी बहुत दिक्कतें नहीं है, वो दिक्कतें बहुत हैं। बस दुआ कीजिए कि जंग ये रुके, और कोई इसमें सीरियस एफर्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है जंग रोकने का। जी। बहुत अच्छी बात कही जनाब, क्या नाम है, सुलेमान अहमद साहब। लेकिन एक बात यह है कि भाई दुनिया का तो 30% तेल है, हमारे मुल्क का तकरीबन 85% ऑयल एंड गैस यहाँ से आता है। हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को और भी अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसका भी एक बहुत बड़ा असर हम पर पड़ सकता है। और वैसे ही अभी आपने देखा कि रेड सी के अंदर जब हौती वाला मामला आया तो पूरी तरीके से 27 मुल्कों ने मतलब पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी रेड सी से कोई जहाज नहीं जा सका। तो एक तो जंग चली रही है हौती की तरफ से,
अब ये अगर ये जंग बढ़ रही है, जिस तरह से रीजनल वार हो रही है, वो ईरान तक जाने की तैयारी कर रही है, तो इसके सिलसिले में तो बहुत ज़्यादा नुकसानात हो जाएंगे नाज़रीन। तो आइए अब हम अपने दूसरे मेहमान जनाब अनवार अब्बास साहब से ये जानना चाहेंगे कि जंग से जब सबको नुकसान है तो ये जंग रुक क्यों नहीं रही है और इसे रुकवाने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है? हाँ, जब सारी दुनिया को नुकसान है, हाँ, तो फिर इस जंग को रुकवाने की कोशिश क्यों नहीं हो रही? आपका मौजू ही यही है कि दुनिया को जंग से नुकसान है और मसला ये है कि जंग रुक क्यों नहीं रही। जी जी। तो दुनिया को दो हिस्सों में अगर आप बांट के देखें तो एक हिस्सा है हुकूमतों का हिस्सा और दूसरा हिस्सा दुनिया का है अवामी हिस्सा। आप अवामी रुख से अगर इसको देखें तो चाहे वो यूरोप हो, चाहे एशिया हो, चाहे और पार्ट हो दुनिया का, वहाँ अवामी एहतजाज गाज़ा पर हमले के बाद से बराबर हमला रोकने के लिए एक साल से प्रोटेस्ट हो रहा है। जी जी, बिल्कुल सही। जिससे ये पता चलता है बहुत अच्छी बातचीत की, अवाम जंग रोकना चाहते, इससे कि असल में सारा असर जो पड़ता है जंग का वो हुकूमतों से ज्यादा अवाम पर पड़ता है। तो अवाम इस मामले को लेकर के बहुत सीरियस है, वो सारी दुनिया में एहतजाज कर रहे हैं। सारी दुनिया में जो एहतजाज हो रहा है, खास बात उसकी ये है कि जहां इजराइल के अवाम अपने लोगों की रिहाई का मुतालबा रख रहे हैं, वहाँ वही अवाम गाज़ा पर इस तरह की कार्रवाई की भी मुखालफत कर रहे हैं। कुछ परसेंट है जो कर रहे हैं। तो जब इजराइल के अवाम का भी एक हिस्सा सही उसका अपोजिशन भी उन कार्रवाइयों के फेवर में नहीं है, मगर ये जंग हो रही है। तो आप जब देखते हैं तो मालूम होता है कि ये जंग जो है कुछ मुल्कों के हुकूमती तबकों के इंटरेस्ट के बिना पर हो। बहुत अच्छी बात कही। उनके इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं। अब अगर आप इस पूरे गजा एपिसोड को देखें तो जो साल भर तक जो कार्रवाई होती रही, उस कार्रवाई से इजरायली अवाम के मुतालबे कितने पूरे हुए? ना कुछ नहीं। न तो उनका कैदी उस तरह से छूट पाया, बीच में थोड़ी कैदी छोटे गए थे, सीज फायर हुआ था, मगर वो भी फॉलो नहीं किया गया, वो भी बीच में रुक गया। तो वो न तो कैदी छूटे उस तरह से, न जो इजराइल का नेतन्याहू का इशू था हमास को खत्म करने का, न हमास को वो खत्म कर पाए, सही, न वो हूतीस को कंट्रोल कर पाए, न हिजबुल्लाह को वो रोक पाए। तो ये एक टोटल फेल्योर जो आ रहा है इजराइल के हक में, जो इजराइल के खिलाफ जो आ रहा है, वो नेतन्याहू के दौर में आ रहा है। बिल्कुल सही। इजराइल के बारे में जो एक तस्वुर सारी दुनिया में मुसलसल चला आ रहा था एक जमाने से कि साहब इसकी सिक्योरिटी को कोई ब्रीच नहीं कर सकता, लेकिन इस हमास के हमले से लेकर आज तक, यानी नसरुल्लाह के वाक़ये के बाद भी उसके ऊपर हिजबुल्लाह भी हमला कर रहा है और ये भी हमला कर रहा है। हमास की बढ़ गई है जंग की शिद्दत हमलों की। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये एक टोटल फेल्योर है। इस फेल्योर से नेतन्याहू की अपनी पॉपुलैरिटी और अपनी मकबूलियत और अपनी सियासी साख दांव पर लगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और उसकी भरपाई के वास्ते वो गाज़ा पर हमला करते चले गए और गाज़ा के हमले के नतीजे में वॉर के एक्सपैंड करने के रास्ते खुलते चले। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बात ये है कि नेतन्याहू का ये जो फेल्योर था और उस फेल्योर से ये वॉर असल में जिनको हम कहें थोड़े से लफ्ज़ों में तो ये है कि नेतन्याहू ये वॉर ऑफ पॉलिटिकल
रिसर्वाइवल एंड ईगो लड़ रहे हैं। तो ये भी आवाम को बताइए कि जो आवाम तो चाह रही जंग रुके जी, लेकिन इस जंग से फायदा किसको है? इस जंग से फायदे की बात अगर आप देखें तो इसमें आज जो दुनिया दो हिस्सों में बटी है, एक एग्जिस्टिंग वर्ल्ड पावर है जो अमेरिका, इजराइल एंड अदर्स, एक कंटेस्टिंग वर्ल्ड पावर है जिसमें मर्ज कर रही है, जो मर्ज कर रही है। वो रशिया जो है अपने आप को रिवाइव कर रहा है, रिगेन करना चाह रहा है अपने लिए। तो उसके साथ ईरान है। ये पावर का एक स्ट्राइफ भी है इसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। अरब में जो डोमिनेशन अमेरिका का था वो उसको किसी भी हाल में बचाए रखना चाहता है, और रशिया को इसमें इंटरेस्ट बिल्कुल होना चाहिए कि वो अपने एग्जिस्टेंस को वहाँ, अपने आप को वहाँ इंस्टॉल कर सके। तो ये उसका इंटरेस्ट है। इजराइल के सपोर्ट में जो अमेरिका खड़ा हुआ है, तो ईरान के सपोर्ट में रशिया खड़ा हुआ है। आप अगर गौर करें तो अमेरिका हो या रशिया, ये दोनों डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। ठीक है। तो यानी ये उस लिमिट तक की वॉर बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं। लेकिन एक बात अनवर भाई जो बहुत ही अहम है जी, इसमें हथियारों के जो कारोबार करते हैं, हाँ, ठीक है, तो वो जितने अपने पुराने वेपन्स हैं सब कुछ यहाँ के ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर, और सबसे ज्यादा जो फायदा जो हथियारों के कारोबार करने वालों को हो रहा है। बिल्कुल, जब वॉर होती है जी जी, और सबसे ज्यादा इसमें हथियार जो हैं वो यूरोप के और अमेरिका के इस्तेमाल हो रहे हैं। और जो अभी क्या नाम है वो आई है, रिपोर्ट आई है, उसमें जो अमेरिका की इकोनॉमी चरमरा कर बैठ रही थी तो उसने इतने हथियार बेचे यूक्रेन में और यहाँ को बूस्ट मिल गया। तो एक फायदा तो ये अमेरिका को हुआ। देखिए, तो जी, वॉर जब होती है तो वॉर के जहाँ मार्केट्स भी खुलते हैं उसके, तो उसमें आर्म्स एंड एमुनिशन की मार्केट में बूस्ट आता है, बूम आता है। और मजे की बात है कि वो मीडिया इंडस्ट्री में भी बूम आता है। बहुत अच्छी बात आपने। उस मीडिया इंडस्ट्री जो होती है अपने लोकल लेवल पर उन चीजों से फायदा उठाना चाहती है वो मीडिया। सही सही, उसका भी एक इंटरेस्ट होता है, वो उसको इनकैश कर लेती है, जिसे मौके का फायदा आप कह सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, मीडिया की बात ये है अनवर भाई कि जब अवाम इस जंग से परेशान है तो वो क्या करेगी? वो तो मीडिया को देखेगी ना कि क्या हो रहा है, कि जंग रुके, उसको फिक्र है, इसलिए वो जा रही है उसके ऊपर। उसको मीडिया वो इंफॉर्मेशन के वास्ते न्यूज़ देखना चाहते हैं। और आज जो मैक्सिमम ऑफ मीडिया है वो एक इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो गया है। वो ये चाहता है कि हम उस तरह की चीज़ें दिखाएं कि जो एजेंडा सब्जेक्ट हो, लोकल एजेंडा हो या ग्लोबल एजेंडा। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो उस एजेंडे की टाइड होती है उस बहाव में बहते चले जाते हैं। तो ये भी एक पार्ट है। मगर ये इससे तो बहस दूसरी तरफ चली जाएगी। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जंग जब जो रुक नहीं रही है, इसके क्या असबाब हैं। देखिए, अगर यहाँ के होल्डिंग्स में, जिसे हम कहें, जो एरिया की होल्डिंग है, उसमें किसी तरह का चेंज आया तो ऑयल की मार्केटिंग में बहुत बड़ा चेंज आएगा जी। तो जो मार्केट होल्ड कर रहे हैं वो अपने एग्जिस्टेंस के वास्ते सारे ताने बाने जो बोने जा रहे हैं, रोकने न रोकने, जंग को किस लिमिट तक चलाने का, वो सारे उस रुख से हो रहे हैं। दूसरा कि जो उस जगह पर आना चाह रहा है वो भी उसी तरह से कर रहा है। मामला जंग न रुकने का ये है कि जंग जहाँ से शुरू हुई थी, गाजा के फिलिस्तीन के इजराइल पर हमले से, वहाँ से शुरू हुई थी जंग इसी पर ख़त्म होने के लिए बार बार बात हुई है कई तरफ से
पार्टी के ताल्लुक रखते। हिजबुल्लाह ने भी गालिबन इस बात को कहा है, हमास ने भी कहा कि आप गाजा पे कार्रवाई रोकिए। बिल्कुल सही। तो सारी जंग का दारोमदार का जो सेंटर बनता है वो गजा बनता है। सही। और गजा के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये दुनिया जैसे तैयार ही न हो। बहुत सही बात कर रहे हैं, असल बात यही है। असल बात यही है, अगर गजा की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए तो ये जंग मिनटों में रुक जाएगी। जी जी जी। उस पर कोई इश्यू बचता नहीं है, लेकिन उसको जिंदा रखना है। इससे कि गजा के मामलों से इजराइल का ताल्लुक है। गजा के नीचे बहुत तेल है, बहुत गैस है, जहाँ से वो जो पूंजीपति दुनिया के मिलकर उस पर कब्जा करना चाहते थे। ये तो एक तो हथियार वाला मामला है अनवर भाई की, जो हथियार बिक रहे हैं। दूसरी बात, गजा को खत्म करके बाकायदा तौर के ऊपर वहां से वो गैस और तेल निकालकर और एक बाकायदा हैफा को दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट बनाकर वहां से एक बेनगोरियन कैनाल ले जाकर, ये जो पूरा प्लान और प्रोजेक्ट है ये कोई छुपा नहीं है, ये सामने की बातचीत है। ये सारी और इसी वास्ते लोग बेंजामिन नेतन्याहू को सपोर्ट कर रहे हैं। जी, मैं चाहूंगा कि इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। नहीं, देखिए, ये वो हिस्सा है इस न्यूज का या इस डिबेट का कि जिसका ताल्लुक उस क्लास से है जो अवेयर क्लास है। जी जी, वो अवेयर क्लास है। उसके रिसोर्सेज को हम कैसे कब्जा करेंगे और उसके रिसोर्सेज से हम कैसे फायदा उठाएंगे, ये सारी चीजें इसमें इजराइल के और अदर ग्रुप्स के वेस्टेड इंटरेस्ट थे। मगर जंग के न रुक पाने की खाली यही वजह नहीं है, और भी वजह हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही। वो ममालिक अरब के ही जिनके ताल्लुक अमेरिका से बहुत अच्छे और बहुत गहरे हैं। मुझे एक हवाला दीजिए किसी का कि जिसने सीरियस मूव बनाया हो कि गजा पर ये रोका जाना चाहिए। कोई प्रेशर नहीं बिल्डअप किया गया। ओआईसी ने भी नहीं किया पूरा प्रेशर। ओआईसी ने भी नहीं किया। अगर प्रेशर बिल्डअप करते तो डिप्लोमेटिक रिलेशन ही कट कर देते, सप्लाई लाइन रोक देते। सऊदीज का भी मामला कुछ इसी तरह से है। दूसरी एक चीज और है जो इसमें अरब के गजा पर हमले और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में माने हो रही है लोगों के लिए, वो भी उनके इंटरेस्ट पर है। वजह यह है कि इस वक्त जो मुस्लिम वर्ल्ड के लीडरशिप पर लगी हुई पिक्चर थी वो जो श्रिंक कर रही है जैसे, तो वो लीडरशिप का भी एक इशू इसमें इन्वॉल्व है। तो वो लीडरशिप का जो चेंज, अगर गजा में और फ़लस्तीन के मामले में कोई बेहतर नताइज निकलते हैं तो एक लीडरशिप बहुत शूट कर जाएगी उनके नज़दीक, और वो चीज़ बहुत से लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है। खाली अरब की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, यूरोप के रीजन्स की बात कर रहा हूँ, और कि जिनको ये एक्सेप्टेबल नहीं है, है ना। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो जिस वजह से जंग रुक नहीं पा रही है। जंग रोकने का एक ही तरीका इस वक्त दिखाई देता है, अगर फ़लस्तीन और गाज़ा के मामले पर उसके सोल्यूशन के वास्ते सीरियस मूव बनाया जाए और एक एप्रोप्रिएट मुल्कों की तरफ से प्रेशर डाला जाए कि नहीं, इसको रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, इसमें बात होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि इसका रास्ता न निकलेगा। बेशतर भी ऐसा। लेकिन ये कि देखिए, एक बात बताएं सुलेमान साहब, कि जंग रुकना चाहिए, ये अवाम की डिमांड है, और जंग रुकना चाहिए, ये यूनाइटेड नेशन में भी इस बात को उठाया गया और तमाम मेंबरान ने जंग को रोकने के लिए वोट दिया, सीज़ फायर को करने के लिए बातचीत की गई। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये जंग जो है, कहा जाता है कि बेंजामिन नेतन्याहू की ज़िद की वजह से नहीं रुक रही है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के जो पुष्ट पर खड़े हुआ है वो अमेरिका खड़ा हुआ है और नाटो के देश खड़े हुए हैं। और उसके साथ में इसमें एक और जो बयान आया ट्रंप का, ट्रंप ने कहा कि इजराइल बहुत छोटा है, इसे और बड़ा होना चाहिए। ठीक है,
ये कौन कह रहा है? ये वो ट्रंप है जिसने अब्राहम अकॉर्ड किया और अब्राहम अकॉर्ड में तमाम ममालिक को जोड़ लिया। हमास को छोड़कर उसने बाकायदा तौर के ऊपर इजराइल को मैं जो है क्या नाम यानी कि जेरूशलम को जो है इजराइल की कैपिटल बनाने की बातचीत कर ली। 41 कंट्री की उसने एक इस्लामिक फोर्स बनाई जिसका हेड बनाया गया पाकिस्तान के रिटायर्ड जनरल राहिल शरीफ को। हाँ, और उसके बाद ये बात तो कर दी गई तो और अब यही ट्रम्प कह रहा है कि इसको क्या नाम है आगे बढ़ना चाहिए। यानी इजराइल अभी छोटा है तो इधर एक तरफ से गेम ऑफ ग्रेटर इजराइल भी चल रहा है। दूसरी बात जो है कि आप ये देख रहे हैं कि बैतुल मुकद्दस को गिराकर हैकल सुलेमानी नस्ब करने की भी तैयारी चल रही है। तो मजहबी एंगल इसमें जंग नहीं रोकने दे रहा, एक जिद है जो नहीं जंग रोकने दे रही। तो इस पे थोड़ी सी मैं चाहूंगा कि रोशनी डालें। देखिए, इसमें एक बहुत अहम सवाल ये है कि अरब वर्ल्ड में अमेरिका के वो दोस्त जो कि अमेरिका के साथ हर थिक एंड थिन में खड़े रहे और जिन्होंने अपने अमेरिका की ज़ाफ़त की और अमेरिका अपनी ज़मीनों पर अमेरिका को अड्डे दिए हुए, चाहे वो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म रहा हो सद्दाम हुसैन के खिलाफ, चाहे वो तालिबान की बॉम्बिंग हो, चाहे वो सीरिया की बॉम्बिंग हो, चाहे वो सोमालिया की बॉम्बिंग हो, चाहे वो मोहम्मद गद्दाफी की बॉम्बिंग हो, उनके अड्डे अमेरिका ने फ्रीली यूज़ किए। और अमेरिका के अभी उनको कम से कम एक राउंड जाना तो चाहिए था, इकट्ठा हो गया अमेरिका से कहता कि गाजा के ऊपर नो फ्लाई जोन बनाओ और ताकि बॉम्बिंग ना हो पाए और सीज फायर करवाओ, सीज फायर डिक्लेयर करो, कह दो कि साहब की कोई वो सीज फायर। लेकिन उनकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं आया इसमें। एक क्योंकि ये जो कंट्रीज हैं जो इनको जो लोग रूल कर रहे हैं, जो फैमिलीज रूल कर रही हैं, वो पूरे कंट्रीज को अपना एक पर्सनल एसेट की तरह से यूज कर रहे हैं। तो ईरान जो कि दुनिया का एक बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, उनको ये डर है कि अगर कहीं ईरानी वो ऑयल ओपन मार्केट में आया तो उसका ऑयल प्राइसेस पे उनके पे जो को डाउन ले आएगा, सब्सटेंशियली डाउन कर देगा। ये चीज़ उनको लगता है कि उनकी इकोनॉमी को एक धचका देगी, क्योंकि जो एफर्ट कामयाब होते ना होते ये बात की बात है। लेकिन अरब कंट्रीज, लेकिन ये कोई अरब कंट्री गया नहीं अमेरिका के पास, क्योंकि जब ठीक है तुम्हारे अरब से ताल्लुकात हैं, सही है गलत है हम इसकी बहस पे नहीं जाना चाहते, लेकिन जब तुम्हारे ताल्लुकात हैं तो तुम उस ऑफिस को अपने यूज़ करो। अमेरिका को जब ज़रूरत पड़ी उसने तुम्हारा पड़ी, चाहे वो डेजर्ट स्टॉर्म हो, चाहे वो अफगानिस्तान के खिलाफ मूव हो, अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उनके आया, कहा कि साहब हमें अड्डा दे दो, हम तुम्हारा अड्डा यूज़ करेंगे, आपने दे दिया, तो आप गए नहीं। तो वो लोग भी ठीक से इंटरेस्टेड नहीं थे सीज फायर के लिए। राफा बॉर्डर नहीं खुलवाया इजिप्ट का, अभी तक अगर राफा बॉर्डर खुलवा देते सारी वार्निंग के बाद भी, सारी वार्निंग के बाद भी। और वो लोग किसके साथ खड़े हैं, क्योंकि वो फ्यूल एंड फूड सप्लाई दोनों इजराइल को जारी किए हुए हैं, कोई स्ट्रॉन्ग वो नहीं आया उनको, खाली उनको वो जो अपनी बिजनेस के साथ चला रहे हैं, वो एक अगर सीरियस एफर्ट आया होता अमेरिका से कहते हैं कि साहब कि आप किसी सूरत से तुम सीज फायर करवाओ। ये कैसे कह सकते हैं सलमान साहब, जबकि उन्होंने जब ट्रंप ने सीरिया वाला मामला चल रहा था तो ट्रंप ने बाकायदा तौर के ऊपर मोहम्मद बिन सलमान को धमकी दी कि तुम हमको पैसा दो वरना हमारी सिक्योरिटी के बगैर तुम एक हफ्ता भी यहाँ नहीं रह सकते, एक हफ्ता सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये उन्होंने किया। तो जाहिर सी बात, आखिर कौन सी ऐसी वजह है कि ये तमाम अरब ममालिक जो हैं, स्पेशली जो है सऊदी अरब, जॉर्डन, कतर, यूएई, ये सबसे ज्यादा जो है क्यों अमेरिका नवाज बने हुए हैं और क्यों ये सब देख रहे हैं कि किस तरह से इंसानी जाने जा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो रहा है, क्यों ये जंग को रोकने की बात नहीं कर रहे हैं? देखिए, यहाँ तक आप इंसानी जानों के लॉस की बात कर रहे हैं तो इंसानी जानों के लॉस की जो बात है, ये लोग इराक़ में जो बॉम्बिंग हुई थी सद्दाम हुसैन की और उसके बाद जो अमेरिका ने एम्बार्गो लगाया था,
मेडिसिन एम्बार्गो लगाया था, करीब 11 लाख से ज़्यादा बच्चे मरे, इनको कोई असर नहीं हुआ कि मेडिसिन। अभी यमन पे 3-4 लाख आदमी यमन में मरे हैं, जो सऊदी अरब ने जो फूड एंड मेडिसिन एम्बार्गो लगा दिया था। दुनिया में जब जब मुसलमान कहीं भी भागता है, हम ये कहते हैं साहब कि हमने फलाने को कभी जीता था और सबको हम हरा चुके हैं, लेकिन आप ये बताइए कि वो पटरों के जहाज में जब भागते हैं लोग, चाहे लीबिया से भागें चाहे सीरिया से भागें, वो वही यूरोप और ग्रीस की तरफ भागते हैं। कोई सऊदी अरब और की तरफ क्यों नहीं आता, कोई बहरीन की तरफ क्यों नहीं आता। अभी मोहम्मद बिन सलमान ने 37,000 करोड़ की एक पेंटिंग खरीद ली, जितने में ये फुटबॉल क्लब खरीदते हैं उतने में तो अफ्रीका की भुखमरी खत्म कर दें। क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छी बात कही। जितने में ये वो करते हैं, फुटबॉल क्लब खरीद लेते हैं और वर्ल्ड कप करा देते हैं, उतने पैसे में पूरे अफ्रीका में बोरिंग करवा दें और कह दें ट्रैक्टर से खेती करो, पैसा हम देंगे। इसके मतलब बात ये हुई कि अमेरिका और उसके जो एलाइज हैं वो इस जंग को नहीं रोकना चाहते हैं और इनकी वजह से ये जंग नहीं। अमेरिका के साथ में एक बड़ी प्रॉब्लम बहुत बड़ी ये है कि वो इलेक्शन ईयर में है अमेरिका। तो बाइडेन साहब को ये लगता है कि अगर ये कहीं इस पे जो मेरे फाइनेंसर्स हैं इलेक्शन के, और अगर हम ये रिजल्ट जंग जितवा नहीं पाए तो कहीं हम हार ना जाएंगे, क्योंकि बाइडेन तो इलेक्शन लड़ने जा नहीं रहे हैं, लेकिन ये हम हिस्ट्री में एक हारे हुए प्रेसिडेंट के तौर पे याद किए जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी उनको गवर्नमेंट में आना है तो वो चीज़ कहेंगे कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक उनके साथ आए। वो आने के बाद कैसा काम करेंगे हम ये नहीं कह सकते, लेकिन अभी उसको आना है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये रही कि जो हथियार की जो ट्रेड की बात कर रहे हैं, जो अमेरिकन इकोनॉमी बैठ रही थी, अमेरिका क्योंकि इन जंग में शामिल है तो इकोनॉमी पे बुरा से वो ना करे, इसलिए अमेरिकन यूएस फेडरल बैंक जो है वो मनी सप्लाई बढ़ाए हुए है, तो पैसा बह रहा है, इसलिए इकोनॉमी उसकी तैरती दिख रही है। लेकिन ये इतना बड़ा क्रेडिट बबल है यूएस पे, इतना बड़ा क्रेडिट बबल है यूएस पे, डेफिसिट फाइनेंसिंग के जरिए ये बढ़ाए हुए हैं। इजराइल को $3.8 बिलियन का एड देते थे, इस जंग से $14.5 बिलियन का एडिशनल एड दिया है इन्होंने। इसके अलावा जो कंपनियां दे रही हैं असलहे, जिनको आप कह रहे हैं बेच रही हैं, ये कैश पे नहीं, ये बस ये दे रही है पेमेंट, वो कैसे होंगे क्या होंगे वो जा रहा है, वो है उनका। ये एक वो चल रहा है। अब ये ऑयल प्राइसेस पे, अच्छा अरब कंट्रीज़ क्या है, अरब कंट्रीज़ जहाँ तक हमें लगता है, मे बी रॉन्ग, बट ये है कि वो उनकी पॉलिसी में ऑयल तेल महंगा बेच पाओ ये बहुत बड़ा वो है, इसलिए कि उनको नियॉन सिटी का प्रोजेक्ट करना है, उनको बहुत पैसा चाहिए, सबको बहुत पैसा चाहिए, और वहाँ की जो आवाम है, ख़ासतौर पे सऊदी की बात कर रहे हैं कि आवाम का परसेंटेज बहुत कम है, 1.5-2 करोड़, मुश्किल से 1.5 करोड़ की आबादी है। वो ज़्यादातर अमीर लोग हैं जिनमें जो देखिए अरब में आवाम को तो बहुत दबाए। आज की मैंने न्यूज़ देखा कि इराक की फौज का एक कर्नल था, वो तवाफ़े खाने काबा कर रहा था, और तवाफ़े खाने काबा करते करते उसने फ़िलिस्तीन के मजलूमों के लिए दुआ कर दी, हमास के लिए दुआ कर दी और हिजबुल्लाह के लिए दुआ कर दी। उसको सऊदी गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया। किस पर? खाने काबा के अंदर तवाफ करते हुए वो दुआ कर रहा था। इसके मतलब ये कि जो लोग खाने काबा में तवाफ कर रहे हैं उनके इर्द गिर्द इंटेलिजेंस के लोग जो है किस तरह से घूम रहे हैं दुआ करने के ऊपर उसे। तो जो जंग रोकने की हम बात कर रहे हैं, यानी वो भी इसी जंग को रोकने की दुआ कर रहा था। वो भी जो है क्या नाम हमास के लिए और हिजबुल्लाह के लिए और इस्लामिक रेजिस्टेंस जो थे उनके लिए दुआ कर रहा था। उसको अरेस्ट कर लिया गया। ये आज की मैं आपको बात बता रहा हूं, आज की ये बात बता रहा हूं। तो ये जो सिचुएशन है वो
क्या ऐसे हालात में हम कुछ सोच सकते हैं अनवर भाई की क्या नाम है? ये इंतहाई अफसोसनाक है। और ये एक आखिरी सी बात कह करके मैं इसको हाँ, मैं भी चाहूंगा कि बस कि बहुत अफसोसनाक है कि आज इंसानी लाशों पर आलमी सियासतें साधी जा रही हैं। बेशक 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 बेशक। और इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती कि लाशों के ढेर पे खड़ी हुई सियासत इंसानियत इस कदर बेहिस हो चुकी है कि उसे बच्चों और गरीबों की लाशें नहीं दिखती। नाज़रीन, एक बहुत अच्छी बातें हुई और नतीजा ये निकला कि इस जंग से फ़ायदा उन लोगों को है जो हथियारों का कारोबार कर रहे हैं। इस जंग से फ़ायदा बेंजामिन नेतन्याहू को है, क्योंकि अगर वो उतरेगा तो सीट से उतर जाएगा और उसकी सीट चली जाएगी, वो बाकायदा तौर के ऊपर जेल चला जाएगा। इस जंग को ना रोकने के लिए जो अरब कंट्रीज़ हैं वो इसलिए नहीं तैयार क्योंकि वो अमेरिका के इशारे के ऊपर चलते हैं और वो सोचते हैं कि अगर हमने अमेरिका के ख़िलाफ़ अगर कोई बातचीत की तो किसी ना किसी तरीके के कहीं ख़तरे में हम ना आ जाएं। यही वजह है कि उन्होंने अपने अवाम पर प्रोटेस्ट करने तक के ऊपर पाबंदी लगा रखी है। दुनिया के कोने कोने में प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन प्रोटेस्ट ना हुआ तो यूएई में, ना हुआ तो कतर में, ना हुआ तो सऊदी अरेबिया में। और आज का जो इशू मैंने बताया कि सिर्फ दुआ करने के ऊपर किसी को अगर अरेस्ट कर लिया गया, तो अगर इमाम काबा भी जंग रुकवाने की दुआ न कर पाए, फिलिस्तीन की हिमायत के लिए दुआ न कर पाए, उन मजलूमों के लिए दुआ न कर पाए जिनके ऊपर दिनों रात बम गिर रहे हैं, तो फिर ये तो बहुत ही ख़राब बात है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये जंग रुके और ये वो तमाम ताकतें जो इंसानी खून से होली खेल रही हैं या उसमें मुलविस हैं या अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए, ऑयल के लिए, गैस के लिए, अपने हथियारों के कारोबार को प्रमोट करने के लिए इंसानियत के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ रही हैं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों के मिशन को जल्द अज जल्द ख़त्म करे, ये जंग रुके और जितने भी बेचारे परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर करें। अब आप हमें इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह पॉइंट की बात में हम किसी दूसरे पॉइंट पर बात करेंगे। आज हमने जंग के ऊपर बातचीत की है, इंशाअल्लाह हम अगले अपने प्रोग्राम में किसी और पॉइंट पर बात करेंगे। अब आप हमें और हमारे दोनों मेहमानों को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।